सर जी, 1 मिनट तो रुको आप। एक तो हमसे पुराना सिलेबस ही खत्म नहीं हो रहा है, अभी भी हम कंफ्यूज है कि करें क्या छोड़े क्या। और आप लेकर आ गए एडिशनल क्वेश्चंस, वो भी एंड मोमेंट के ऊपर। ऐसे थोड़ी होता है। हो गया, गुस्सा निकल के हो गया। अरे भाई, एडिशनल क्वेश्चंस अगर मैं निकालता हूँ तो मैं अपने खुद के मन से थोड़ी बनाता हूँ। कहाँ से आते हैं? आईसीआई के आरटीपी एमटीपी से आते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो एडिशनल क्वेश्चंस है वो तुम्हारे आरटीपी सितंबर एंड एमटीपी सितंबर 25 के आते हैं। अगर तुम इनको देखते हो तो इसका मतलब तुमको आरटीपी एमटीपी का डिस्क्रिप्टिव देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन हमारे पहले से कवर हो चुके हैं। ये बस एडिशनल क्वेश्चन है। और दूसरी बात, एडिशनल क्वेश्चन है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एडिशनल तुमको पढ़ना है। ठीक है, तुमको बस देखना है कि क्वेश्चन कौन सा है, उसके ऊपर जो तुमको जो पहले से पढ़ा है ना उसको बस तुमको लिखना कैसा है, ताकि तुम्हारा आंसर सजेस्टेड के साथ में मैच हो जाए। और अगर इनमें से क्वेश्चन आता है तो तुम्हारे नज़र के सामने से एक बार जाना चाहिए। बस इतना सा इसका पर्पज़ है सितंबर 25 के लिए। ठीक है सर, अगर तुम खुद से करने बैठोगे ना तो तुमको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन अगर मेरे साथ करोगे मक्खन की तरह खत्म करेंगे, तुमको टेंशन नहीं आएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, तो खत्म करते हैं फटाफट से फटाफट से। सर सबसे पहले समझो, क्वालिटी कंट्रोल में एक एडिशनल क्वेश्चन आता है तुम्हारा। क्वेश्चन क्या बात करता है? देखो, एक कंपनी है जो लिस्टेड कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अच्छा जी, अब है ना, इसका पहले बिग फोर फर्म ऑडिटर था जिसने विड्रॉ किया एंगेजमेंट से, और अब जो है ना एसडीसी एसोसिएट फर्म आ जाता है, जो है तुम्हारा मिड साइज फर्म। ठीक है सर, इसका जो एंगेजमेंट पार्टनर है ना वो सीए राशि। राशि रसोड़ी में कौन था? सीए राशि है। और उसके पास में जो टीम है ना, वो टीम का स्किल जो है ना वो स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट का है। लेकिन यहाँ पे तुमको फार्मा का चाहिए, तो फार्मा का स्किल उसके टीम के पास में नहीं है। बस यही कहानी का शॉर्ट स्टोरी है। तो क्या पूछा है देखो सर, SQC1 एंड SA 220 में एनालाइज करो द क्वालिटी कंट्रोल कंसिडरेशन सीए राशि मस्ट इवेल्युएट बिफोर कंटिन्यूइंग विद द एंगेजमेंट। क्या बात कर रहा है सर? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस। अच्छा जी, दूसरी चीज, व्हाट एक्शन शुड शी टेक टू अपहोल्ड ऑडिट क्वालिटी एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। तो सर एक तो तुमको समझ में आएगा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, लेकिन सर SQC1 की ऐसे 220 दोनों, मैंने कहा दोनों। सर एक्सेप्टेंस में अपन क्या बात करते हैं, इसमें क्या हुआ है, एक्सपीरियंस नहीं है किसके पास में, एंगेजमेंट टीम, तुम्हारे टीम के पास में एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या आएगा, रिक्वायर टू इवेल्युएट वेदर फर्म 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 हैज कैपेबिलिटीज कॉम्पिटेंस टाइम एंड रिसोर्सेस। क्या मतलब होता है सर? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस कंसिडरेशंस कंसिडरिंग कॉम्पिटेंस ऑफ द फर्म, कैपेबिलिटीज टाइम रिसोर्सेस। क्या क्या देखा था मोटा मोटी लेवल पे? पर्सनल है क्या, पर्सनल सफिशिएंट है क्या, उनके पास में नॉलेज है क्या, एंड एक्सपीरियंस है क्या, नहीं है तो उनके पास में एबिलिटी है क्या ताकि स्किल्स गेन करे, फिर एक्सपर्ट अवेलेबल है क्या, फिर ये सारी चीज़ें आ जाती है। मैं तुमको बस बता रहा हूँ कि कौन से पॉइंट आ जाते हैं। मैं तुमको जीरो से नहीं बता रहा हूँ सर, हमने सब किया है, बस तुमको लिखना कैसा है बताऊंगा फटाफट। फिर सर ऐसे 220 आता है, ऐसे 220 में भी सेम सेम एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस वाले पॉइंट आ जाते हैं। मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर ऑब्टेन सच इन्फॉर्मेशन जो उसको लगता है कि नेसेसरी है बिफोर एक्सेप्टिंग। एक कौन सा इन्फॉर्मेशन होता है सर? ये जो ऊपर दिया है ना, ऊपर जो हमने ये 4 पॉइंट दिए ना, वही पॉइंट होते हैं सर। एक बार मैं आपको नज़र के नीचे से घुमा ही देता हूँ। सर 220 में जब एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस के बारे में बात होती है ना, तो यही सारे 4 पॉइंट आ जाते हैं। क्या? इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, कॉम्पिटेंस ऑफ द फर्म एंड इथिकल रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस एंड सिग्निफिकेंट मैटर के बारे में बात होती है। सर ये हमारे 4 पॉइंट होते हैं, वही तुमको चेप के आने हैं। बस यहाँ पे एक दिक्कत आती है सर, एक दिक्कत क्या आती है, इन द गिवन केस है ना, इसको बहुत सजा धजा के लिखा है भाई, मतलब डैश डैश के ऊपर धनिया छिड़का है उन्होंने। ठीक है, सजा धजा के लिखा है, तो अगर तुमको जमता है तो लिखो, नहीं तो जो तुम्हारे मन में आता है, जैसे तुमने ऊपर पढ़ा है उस हिसाब से फैक्ट ऑफ द केस लिखो, बात खत्म। और एक दिक्कत आती है सर, सीए राशि मस्ट नॉट प्रोसीड विद द एंगेजमेंट अनलेस satisfied that all conditions under SQC1 and SA 220 are met, and she should assess the firm's capability and consider engaging external expert। अच्छा जी, understand the reason for previous auditors withdrawal and ensure करेगा क्या, ensure करेगी क्या, qualified EQCR reviewer is appointed and review is completed before issuing audit report। सर ऊपर के 2 पॉइंट तो हमको नहीं समझे, आखिरी वाला सुना सुना लग रहा है, इसको किधर तो देख लाए। तो क्या बात होती है सर? सर तुमको क्या बोला है, अपहोल्ड द क्वालिटी, उसके लिए उसके एक्शन क्या होने चाहिए, तो किसके एक्शन है सर? राशि के। राशि कौन है? एंगेजमेंट पार्टनर। तो 220 में हमने देखा था, 220 में हमने देखा था कि उसका जिम्मेदारी क्या होगा, लिस्टेड कंपनी है क्या, लिस्टेड कंपनी है, पहला लाइन जाके देखो लिस्टेड कंपनी है। ठीक है सर, तो उसका जिम्मेदारी क्या होगा, उसमें एक पॉइंट आता है कि EQCR वगैरह अपॉइंट हुआ है क्या, एंड ऑडिट रिपोर्ट को डेट नहीं करना है जब तक EQCR कंप्लीट होता है। तो सर ये 3 पॉइंट आने चाहिए, बट ये 3 पॉइंट सेम टू सेम नहीं है। तो 3 पॉइंट सेम टू सेम नहीं है,
तो क्या आता है सर, ये जो EQCR की बात होती है एंड रिव्यू कंप्लीट होता है बिफोर ऑडिट रिपोर्ट, एक पॉइंट उसमें से आ जाता है। दूसरे 2 पॉइंट है ना, उन्होंने जनरल डाल दे। जनरल कहाँ से आते हैं, फर्म का कैपेबिलिटी हमने ऊपर चेक किया, एक्सटर्नल एक्सपर्ट जो हमने बात करी थी अभी, जो पॉइंट देखे थे ना उसमें एक पॉइंट एक्सपर्ट का भी था, एंड अंडरस्टैंड द रीजन फॉर प्रीवियस ऑडिटर्स विड्रॉल, क्योंकि यहाँ पे बिग फोर ने क्या किया है, विड्रॉ किया है, तो क्यों विड्रॉ किया है तुमको देखना पड़ेगा। बस ये सिंपल सिंपल सी बात आती है, बस इसको है ना इसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो, अगर जमता है तो, अगर तुमको क्वेश्चन याद रहता है तो, ठीक है सर। फिर चैप्टर 2, 3, 4 में कोई नया क्वेश्चन नहीं है, 500 सीरीज में भी कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बस एक क्वेश्चन जो पहले था ना उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन है, बस हल्का सा मॉडिफिकेशन है, इसके बारे में बात होती है। क्या सर, एक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, अच्छा जी, दूसरी एक कंपनी है जो गवर्नमेंट का ही, गवर्नमेंट के ओन एंड कंट्रोल में ही एक कंपनी है, उसने क्या किया है, देखो जो मेन कंपनी है कौन है, ईसी कंपनी। ईसी कंपनी ने परचेस किया है कुछ दूसरे कंपनी से, कौन सा, पीसीडीसी कंपनी से परचेस किया है। ये पीसीडीसी कंपनी है ना, ये भी गवर्नमेंट का ही एक कंपनी है। अच्छा जी, और ये कंपनी इंडियस को कंप्लाई करता है। अच्छा जी, डिड नॉट कंटेन एनी एडिशनल डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर नहीं दिया है। वेदर एनी डिस्क्लोजर रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ऐसे 550 वुड बी रिक्वायर्ड। मैनेजमेंट रिप्लाइड दैट नो सच डिस्क्लोजर वुड बी नेसेसरी। तो ये जो इशू हो गया ना, इस इशू को तुमको एनालाइज करना है। इशू क्या है सर, 550 में अपन जाते हैं ना, 550 कहाँ पे गया, यहाँ पे गया सर। तो हमारे पास में 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन 550 के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें एक तो एस 18 के बारे में बात होती है, इंडेस 24 के बारे में मैंने समझाया था। एस 18 के ऊपर जब क्वेश्चन आता है ना, तो बोलेगा कि इसमें डिस्क्लोजर में क्या क्या आता है, तो क्या क्या एस 18 में क्या क्या आता है वो तुमको दिखाना पड़ेगा। और इंडेस 24 में जब क्वेश्चन आता है ना, तो तुमको पूछेगा एग्जाम्पशन के बारे में, मैंने पूछा था एग्जाम्पशन किसको है सर, एग्जाम्पशन किसके बारे में, आउटस्टैंडिंग बैलेंस तुमको डिस्क्लोज नहीं करने उसके बारे में है। तो किसको एग्जाम्पशन दिया है सर, एक तो गवर्नमेंट का जिसके ऊपर कंट्रोल है, ज्वाइंट कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या फिर ऐसा दूसरा एंटिटी जो तुम्हारे एंटिटी के साथ में रिलेटेड पार्टी है। क्यों, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब क्या सर, एक कंपनी है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का हाथ है, तो इस वजह से ए गवर्नमेंट एंड दूसरा जो कंपनी है इसी गवर्नमेंट के अंडर का दूसरा कंपनी है, ये दोनों का रिलेशन बन जाता है, ये दोनों का रिलेशन बन जाता है। तो इन केस में इनको क्या है, एग्जाम्पशन दिया है कि उनको आउटस्टैंडिंग बैलेंस वगैरह डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इफ रिपोर्टिंग एंटिटी अप्लाइज अबव एग्जाम्पशन, लेकिन उन्होंने ऊपर का एग्जाम्पशन अप्लाई कर दिया, तो डिस्क्लोज करो क्या, नेम ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट है ना ऊपर का, एक कौन है भाई साहब, इसको तुमको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गुजरात, जो भी है। नेचर ऑफ रिलेशनशिप, तुम्हारे और मेरे बीच में क्या है, कौन सा रिश्ता है वो तुमको बताना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट के साथ में क्या रिश्ता है तुमको बताना पड़ेगा। और उसके साथ में देखो आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल अगर एक ट्रांजैक्शन बहुत सिग्निफिकेंट होता है तो उसका नेचर एंड अमाउंट तुमको बताना पड़ेगा, उसका नेचर एंड अमाउंट तुमको बताना पड़ेगा। एंड अदर्स जो आते हैं ना उसको कलेक्टिवली बताना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंडिकेशन, मतलब क्या, मोटा मोटी लेवल पे कितना कवरेज होता है, बाकी सारे छोटे छोटे ट्रांजैक्शन मिलाकर वो तुमको मोटा मोटी लेवल पे बताना पड़ेगा। तो बस ये चीज आती है, मतलब देखो तुमको आउटस्टैंडिंग बैलेंस वो डिस्क्लोजर नहीं देने, लेकिन डिस्क्लोजर फिर भी देने ही है तुमको। कौन से वाले देने हैं, नेम ऑफ द गवर्नमेंट, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, आने ये सारे देने हैं। तो बस उसी के बारे में बात होती है। एक क्वेश्चन पहले है तुम्हारे पास में, बस एक क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे डिजाइन करके आ जाएगा ना, ये तुमको समझना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने एक क्वेश्चन को बस रखा है कि इंडेस 24 पूरा लिख दो जो हमारे पास में है पहले से, जो हमने पढ़ा है। इसके बाद में ऐसे 550 लिख दो, ऐसे 700 याद होता है तो लिखो, नहीं तो बात टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। याद होता है तो लिखो। क्या बात करता है कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन में तुमने डिस्क्लोजर वगैरह प्रॉपर दिया है क्या, ये ऑडिटर को देखना पड़ेगा, बस इतनी सी बात करता है। फिर ये तो गिवन केस के बारे में लिखता है, वो तो तुमको पता ही है कैसे लिखना है। एंड उसके बाद में एवन आफ्टर अप्लाइंग द एग्जाम्पशन, ताकि हमने एग्जाम्पशन अप्लाई कर दिया, हमको पता है कि अच्छा दोनों गवर्नमेंट के हैं, एग्जाम्पशन को अप्लाई करने के बाद में भी ईसी लिमिटेड को डिस्क्लोज करना पड़ेगा मैटर स्पेसिफाइड अबव। कौन से, जैसे कि नेम ऑफ द गवर्नमेंट कौन सा है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है, एंड इसी वजह से कंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट एनेबल। इसका मतलब क्या सर, ये तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, ये तो हमने बस एक लाइन देखा, ये तो गिवन फैक्ट ऑफ द केस है, बस एक लाइन तुमको अच्छे से देख के जाना है कि जबकि हमने डिस्क्लोजर दिया भी है ना, मतलब एग्जाम्पशन अप्लाई भी किया है ना, तो ऐसा नहीं कि डिस्क्लोजर नहीं देना है, कुछ मैटर स्पेसिफिकली तुमको बताने होते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस करे। बात खत्म सर, सीधा रिपोर्टिंग के ऊपर आ जाइए। रिपोर्टिंग में क्या बात होती है सर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट तुमको बताने की कोशिश करता हूँ। 2 साल दे रहे, 2 साल दिए, मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग फिगर, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके बारे में बात होती है। सर क्या बात हो रही है, ऑडिट ओपिनियन एडवर्स गया है लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर का ऑडिटर कौन था, गुप्ता था। अच्छा जी, किसकी वजह से गया है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल में कुछ तो मिसस्टेटमेंट है, उसकी वजह से गया है। करंट ईयर में मिसस्टेटमेंट रिमेन्स अनकरेक्टेड,
ऐसे 710 बात करता है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, करस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। ऐसे 710 के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, ये तुमको समझ में आता है। क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ सीए रोशन। सीए रोशन कौन है? अभी का है। अभी का तो उसका ड्यूटी क्या है? व्हाइल रिपोर्टिंग ऑन द करंट ईयर्स एफएस कंसिडरिंग द प्रायर ईयर्स एडवर्स ओपिनियन। लास्ट ईयर में एडवर्स ओपिनियन है, तो करंट ईयर में जब तुम रिपोर्ट करोगे उसके ऊपर तुम्हारा ड्यूटी क्या है, इसके बारे में पूछा है। कुछ कुछ याद आ रहा है कि लास्ट ईयर में मॉडिफिकेशन है, वो मैटर अभी भी अनरिजॉल्व है। कहाँ पे लिखा है सर? मिस स्टेटमेंट रिमेन्स अनकरेक्टेड। ठीक है सर, इसके बारे में बात होती है। एंड दूसरी चीज, मॉडिफिकेशन और डिस्क्लोजर आर रिक्वायर इन द करंट ईयर्स ऑडिट रिपोर्ट। व्हाट मॉडिफिकेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायर है इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऐसे। ठीक है, डिस्क्लोजर तुमको क्या देना है ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोजर क्या देना है तुमको, इसके बारे में बात होती है। सर मैं तुमको 710 घुमा के आता हूँ। 710 में ये क्वेश्चन हमने देखा था सर, ये क्वेश्चन में हमने बात करी थी कि लास्ट ईयर में कुछ तो प्रोविजन वगैरह है, उसको तुमने करेक्ट नहीं किया। मतलब लास्ट ईयर में मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है, एंड जो करेक्शन है ना वो करेक्शन किया नहीं है। तो उस केस में हमने क्या बोला, ऑडिट रिपोर्ट में प्रीवियस ईयर में कुछ तो हो सकता है। क्या हो सकता है? क्वालिफाइड ओपिनियन हो सकता है, डिस्क्लेमर एडवर्स। गिवन केस में क्या है? एडवर्स ओपिनियन है। तो मैटर, जिस मैटर की वजह से मॉडिफिकेशन है उसको हमको क्या देखना पड़ेगा, रिजॉल्व है कि अनरिजॉल्व है। गिवन केस में क्या है? अनरिजॉल्व है। तो बस यही चीज तुमको लिखनी है कि लास्ट ईयर में एडवर्स था, गिवन केस में अनरिजॉल्व है, और उसके साथ में कॉपी पेस्ट सब कुछ। क्या? तो ऑडिटर को मॉडिफाई करना पड़ेगा, करंट ईयर का, करंट पीरियड का ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करना पड़ेगा। एंड बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैरा में तुमको मेंशन करना पड़ेगा क्या, अगर मटेरियल है तो बोथ करंट पीरियड के फिगर एंड करस्पॉन्डिंग फिगर का डिस्क्रिप्शन में तुमको मेंशन करना पड़ेगा। इन अदर केसेस में तुमको देखना पड़ेगा कि अनरिजॉल्व मैटर का इफेक्ट या फिर पॉसिबल इफेक्ट कंपेरेबिलिटी के ऊपर है, इसकी वजह से हमने क्या किया है, मॉडिफाई किया है। अब ये तो हमने पहले अच्छे से पढ़ा है, बस इसको लिखना है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। ये तो पहले हो गया सर, पहले क्वेश्चन का आंसर कि प्रीवियस ईयर में मॉडिफिकेशन है तो अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे। अनरिजॉल्व है तो अपन क्या करेंगे, करंट ईयर का ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करके बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन में ये दो चीज बता देंगे। बात खत्म। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था डिस्क्लोजर क्या देना है तुमने। देखो प्रीवियस ईयर का जो ऑडिटर है ना वो कोई और था, प्रेडिसेसर ऑडिटर था। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट में ओएम पैरा देना पड़ेगा। ओएम पैरा देना पड़ेगा तो अपन क्या करेंगे, ये तीन चीजें बता देंगे। क्या तीन चीजें बता देंगे कि प्रीवियस ईयर का ऑडिटर कोई और था, उसने ओपिनियन कौन सा दिया है, और अगर ओपिनियन मॉडिफिकेशन है ना तो मॉडिफाई करने का रीजन कौन सा है, एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बताना पड़ेगा। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना इसका आंसर ए है। सर मैं तुमको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमको सारी चीजें पता है पहले से, तुमको बस पता होना चाहिए कि अभी किस क्वेश्चन को क्या आंसर लिखना है। ये अगर क्वेश्चन लिखता है तो क्या क्या लिखना है तुमने, बस मैं ये तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले 8.2 के बारे में बात होती है। एंड में जो क्वेश्चन है उसके ऊपर का जो अभी हमने देखा, प्रेजेंट केस में क्या हो जाता है, एडवर्स ओपिनियन है और उसका जो मैटर है अभी तक अनकरेक्टेड है, तो सीए रोशन ने क्या करना है, करंट ईयर का ऑडिट ओपिनियन को मॉडिफाई करना है। बात खत्म। जो सेकंड क्वेश्चन था, व्हेन कंपैरेटिव एफएस प्रेजेंटेड ऑडिट ओपिनियन शैल रिफल्ट, इस वो सारी चीजें ठीक है। ठीक है, रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट कॉमन टू बोथ में तुमको क्या लिखना है, बाकी दूसरे वाले चीज मतलब क्या है, ओएम पैरा देना है तुमको। ओएम पैरा में तुमने मेंशन करना है कि लास्ट ईयर का ऑडिटर कौन था, उसने ओपिनियन कौन सा दिया है, मॉडिफाई किया है तो रीजन क्या है एंड डेट, और वो 3 पॉइंट तुमने लिख लिए। उसके बाद में करंट सिचुएशन में क्या है वो तुमको एक्चुअल में दिखाना पड़ेगा। जैसे ओएम पैरा दे दो, करंट ईयर के ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज क्या करना है, प्रायर ईयर का ऑडिट किसने किया था, गुप्ता एंड मेहरा, क्योंकि अभी तुमको पता है ना गुप्ता है करके। लिखो ओपिनियन कौन सा दिया था, एडवर्स। क्यों दिया था, ट्रेड रिसीवेबल में मिसस्टेटमेंट है, एंड डेट तो उन्होंने दिया नहीं, तो डेट तुमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो गुप्ता है, एडवर्स ओपिनियन है, एंड ट्रेड रिसीवेबल की वजह से दिया है, एंड ऑडिट रिपोर्ट का डेट। बात खत्म सर। चलिए आगे क्या बात होती है, एक क्वेश्चन भी तुम्हारे पास में है। कहाँ पे सर, तुम्हारे पास में जो एडिशनल क्वेश्चंस मैंने लास्ट टाइम दिए थे ना उसमें एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है सर, एक कंपनी है, वो कंपनी ने क्या किया है, एडजेसेंट प्लॉट डिसाइड किया है एक्वायर करने का। कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी के बाजू में ही एक प्लॉट है, उसको एक्वायर करना है। वो प्लॉट किसके नाम पे है, एक डायरेक्टर है रीना, रीना उसके पास में है, वो ओन करती है। तो कंपनी ने एक ऑफर रखा रीना को बोला कि देख भाई मेरे पास में एक प्लॉट है जो मेरे कुछ काम का नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, रीना को एक प्लॉट देता हूँ, एंड रीना का जो प्लॉट है ना वो मेरे काम का हो जाएगा, उसको मैं एक्वायर करता हूँ। तो यहाँ पे नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है, यही ऑफर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन हुआ है। हालांकि कंपनी के पास में जो प्लॉट है ना वो बहुत बड़ा है, एंड रीना का प्लॉट छोटा है, लेकिन उसने क्या किया, ऐसा ट्रांजेक्शन किया है। ठीक है, ये एग्रीमेंट वगैरह एग्जीक्यूट होता है जनवरी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स वुड यू परफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस लैंड एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, एंड व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम रिपोर्टिंग परस्पेक्टिव। सर अब तुमको एक चीज तो पता है कि ये इसका रिपोर्टिंग कहाँ पे जाता है, कारों में जाता है।
ये तो तुमको अच्छे से पता है, क्लॉज नंबर 15 में जाता है, ये तुमको पता है। बट तुम कंफ्यूज क्यों हो गए, एंड ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए व्हाट एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स वुड यू परफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। भाई पहली बार देख के तो मेरे भी लग गए, मैं बोला भाई एडिशनल प्रोसीजर्स, अब यहाँ पे क्या दिया है, बट इन्होंने कुछ दिया ही नहीं, आंसर इतना लंबा चौड़ा करके दे दिया। मैं तुमको बता देता हूँ, पहला पैरा इन्होंने ए लिखा, पहले जो 2 पैरा है ना इन्होंने ऐसे लिखे, भाई मैं पढ़ के आता हूँ, भाई फैक्ट ऑफ द केस, इन द गिवन केस में 2 पैरा ऐसा कैसा चेप दिया उन्होंने। उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि ऑडिट प्रोसेस बताओ एडिशनल क्या, कुछ नहीं बताया भाई। इसने क्या बताया, पता है क्या, ऑडिटर मस्ट इवेल्युएट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन, एंश्योर कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी प्रोविजन। अच्छा जी, वो तो हमको करना ही है, वो तो हमको करना ही है। जब हम रिपोर्टिंग देखेंगे तो पहले क्वेश्चन का कुछ ऐसा खास आंसर उन्होंने दिया नहीं है, तो क्या करना है तुमने, फैक्ट ऑफ द केस चेप के आ जाओ, एंड उसके बाद में बस ये लाइन, एक लाइन चेप के आ जाओ, ठीक है। और रिपोर्टिंग के लिए तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा है, तो सिंपल सी बात आती है भाई, कारों में रिपोर्ट होता है, कहाँ पे क्लॉज 15 में रिपोर्ट होता है, क्या रिपोर्ट होता है सर, कि तुम्हारा जो कंपनी ने एंटर किया है नॉन कैश ट्रांजैक्शन में डायरेक्टर और पर्सन कनेक्टेड विथ हिम, यहाँ पे सेक्शन आता है 192, किधर गया, हाँ सेक्शन 192 आता है। और इसके साथ में मैंने आपको बोला था क्लॉज 15 के साथ में तुमको क्या करना पड़ेगा, रिलेटेड पार्टी, क्योंकि डायरेक्टर भी रिलेटेड पार्टी है कंपनी का, तो ये रिलेटेड पार्टी भी देखना पड़ेगा, तो क्लॉज 13 भी आएगा। क्लॉज 13, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, क्या बोला मैंने, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। एंड क्लॉज 15 हमने क्या किया था, 13 के बाद में क्या होता है, इंटरनल सेटलमेंट होता है, कैसे होता है, कैश नहीं नॉन कैश, तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन 15 नंबर, एंड तेरा मेरा रिश्ता पुराना क्लॉज नंबर 13। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, तो तुमको इसमें क्या क्या आता है सर, क्लॉज 13 में सेक्शन 177 188 आता है, एंड इसके साथ में 189 भी आता है। तो 188 में तुमको क्या करना पड़ेगा, कंप्लायंस चेक हुआ है क्या, 189 में एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है कंपनी को, वो मेंटेन किया है क्या, साथ में 177 एंड 188। 177 188 क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे ना बोर्ड को ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लगता है, 177 ऑडिट कमेटी के बारे में कुछ तो बात करता है, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। हो गया सर, रिपोर्टिंग हो गया। क्वेश्चन 7-8 में कोई नया क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन 9 यसारी के बारे में बात करता है। यसारी क्या, ड्यू डिलीजेंस का प्रोसेस। सर यसारी कहा ड्यू डिलीजेंस, रुको जरा सबर करो। फॉरेन एंटिटी हैज रिक्वेस्टेड न्यू रिव्यू ऑफ अमर प्रोजेक्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 6 मंथ। सर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमको बताइए, यसारी 2400 आता है कि 2410 आता है, तुमको कंफ्यूजन रहेगा, तो सबसे पहले नीचे जाके देखते ना उन्होंने कुछ हिंट वगैरह दिया है क्या, ठीक है। रिव्यू देने के लिए बोला है, रिपोर्ट देने के लिए बोला है एसआरई के हिसाब से, अभी तक नहीं बताया एसआरई, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ एश्योरेंस इज गिवन इन रिव्यू एंगेजमेंट एंड व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट। तो इसका क्वेश्चन का और इसका कोई संबंध नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है। अलग क्वेश्चन क्या है कि रिव्यू एंगेजमेंट में कौन सा एश्योरेंस दिया जाता है और ये ऑडिट से कैसे डिफर करता है। ये जो रिव्यू एंगेजमेंट है ये ऑडिट से कैसे डिफर करता है, मतलब तुमको डिफरेंस लिखना पड़ेगा रिव्यू एंगेजमेंट एंड ऑडिट एंगेजमेंट का। अच्छा जी सर, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। एंड की एलिमेंट्स दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन रिटर्न रिव्यू रिपोर्ट एज पर एसआरई 2410। तो यहाँ पे तो तुमको एसआरई बता दिया भाई, तो रिपोर्ट जब लिखोगे किसका, एसआरई 2410 का। एंड यूडिन का रिक्वायरमेंट है क्या, तो भाई ये तो बच्चे को पता है कि यूडिन का रिक्वायरमेंट तो होता ही है, दोनों एसआरई 2400 2410 दोनों में यूडिन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो बच्चे के काम हो गए। तो सबसे पहले सर तुमको क्या बता देना है, एश्योरेंस जो होता है ना वो तुमका कौन से काइंड का होता है, कौन से काइंड का होता है सर, क्या मतलब लिमिटेड होता है, सिंपल सी बात है सर, बच्चे को बताए लोअर इन स्कोप देन रीजनेबल एश्योरेंस, तो इसकी वजह से लिमिटेड एश्योरेंस होता है। इसमें क्या होता है सर, इंक्वायरी होता है एंड एनालिटिकल प्रोसीजर एंड अदर रिव्यू के प्रोसेस होते हैं, बात खत्म सर। इसके बाद में चेप क्या आना है तुमने, डिफरेंस कहाँ पे सर, डिफरेंस है तुम्हारा यहाँ पे डिफरेंस देखो तुम्हारे पास में, मतलब तुमने रिव्यू क्या है तुमने बता दिया, उसके बाद में ऑडिट एंड रिव्यू का डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है सर, वही रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिट में जाता है, लिमिटेड एश्योरेंस रिव्यू में जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है देन रीजनेबल। फिर यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रोसीजर होते हैं, यहाँ पे कम प्रोसीजर होते हैं, यहाँ पे रीजनेबल कंक्लूजन होता है, यहाँ पे लिमिटेड कंक्लूजन होता है, यहाँ पे ओपिनियन होता है, यहाँ पे कंक्लूजन होता है, यहाँ पे पॉजिटिवली वर्डेड ओपिनियन होता है, यहाँ पे निगेटिवली वर्डेड कंक्लूजन होता है। बच्चे को पता है ना, बच्चे को। तो सर जो बच्चों को नहीं पता है वो क्या है, वो है रिपोर्ट दिखा दो फटाफट। 2410 का रिपोर्ट कोई नहीं, टाइटल जाता है, एड्रेस जाता है, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, आईएफआई इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा रिव्यू हो रहा है उसमें हमको टाइटल देखना है, फिर हमको डेट एंड पीरियड कौन सा कवर होता है देखना है, बात खत्म। फिर अपन क्या करते हैं, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या होती है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आएगा इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फिर यहाँ पे अगर फेयर प्रेजेंटेशन है तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आती है सर,
सेम टू सेम जिम्मेदारी आती है, बट यहाँ पे प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन की जगह पे अपन वर्डिंग यूज करेंगे, बस वर्ड यूज करेंगे, प्रिपरेशन एंड फेयर प्रेजेंटेशन यूज करेंगे, बात खत्म सर। उसके बाद में ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी आती है, कंक्लूजन को एक्सप्रेस करना, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे देखो एसआरई जो है ना तुम्हारा, वो तुम्हारा कैसे आता है, उसमें इंक्वायरी आती है, एनालिटिकल प्रोसीजर आती है, ये चीज़ तुमको बतानी पड़ेगी। और ये जो रिव्यू है ना, ये तुम्हारा ऑडिट से कम होता है, और इसकी वजह से अपन यहाँ पे ओपिनियन नहीं देते हैं। एक फालतू सी चीज़ तुमको पता ही आती है। उसके बाद में सर कंक्लूजन कैसे दोगे तुम, तो कंक्लूजन में तुमको क्या करना है कि आईएफआई जो है ना, वो तुम्हारा नेगेटिव वर्डेड वगैरह सारी चीज़ हो जाती है ना, तुमको बताना है कि ये प्रिपेयर नहीं किया है। कब, कंप्लायंस फ्रेमवर्क के केस में। और सर अगर फेयर प्रेजेंटेशन आता है ना, तो डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू या डज नॉट प्रेजेंट फेयरली, बात खत्म। फिर डेट, प्लेस एंड सिग्नेचर आता है, एंड यूडिन वगैरह तुम्हारा आ जाता है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग हम भी अभी हमने देख लिया, यूडिन तुमको जनरेट करना पड़ेगा दोनों के लिए, ये बच्चों को बताए सर। चैप्टर 10 में कोई नहीं, चैप्टर 11 ग्रुप ऑडिट के बारे में बात करते हैं। ग्रुप ऑडिट क्या बात करता है, देखो हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है भाई। क्या बात होती है, सीएपीएस में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऐड होता है 9 सब्सिडरी का, उसमें से ये 9 सब्सिडरी कौन से है, ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर, ठीक है सर। इसमें टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू, नेट कैश फ्लो तुमको दिया है। अच्छा जी, आउट ऑफ 9 सब्सिडरी 3 आर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, 3 सब्सिडरी इंडिया के बाहर है। उनका एफएस जो प्रिपेयर किया है ना, गैप के हिसाब से ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री, मतलब इंडियन गैप नहीं, उनका उनका गैप के हिसाब से किया है। एंड ऑडिट किया है उनके उनके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। ओहो, हाउ शुड CA Rajul report this matter in independent auditor's report on CFS and also draft suitable paragraph to include auditor's report making necessary assumption। अला क्या क्या बता दिया सर, क्या क्या बता दिया। एक बार है ना तुमको मैं क्या करता हूँ, दिखाई देता हूँ अपना पार्ट बी ग्रुप ऑडिट। आजा, किधर गया, इधर चला मैं उधर चला, फटाफट फटाफट आजा, ऐसे नहीं आएगा। देखो आ गया, देखो वो आ गया। रिपोर्टिंग, पेरेंट का ऑडिटर, आ जा ना भाई, पेरेंट का ऑडिटर सेम नहीं है उसके कंपोनेंट का। अच्छा जी, तो इसमें क्या हुआ है, जैसे 706 बात करता है, तुमको रेफरेंस देना पड़ेगा तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में, तुमको रेफरेंस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ सीएफएस टू डिस्क्लोज क्लियरली मैग्नीट्यूड ऑफ द पोर्शन ऑफ द एफएस ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर, मतलब कितना ऑडिट अदर ऑडिटर ने किया है ये तुमको बताना पड़ेगा। दिस में बी डन बाय स्टेटिंग, क्या स्टेट करना पड़ेगा, एग्रीगेट रुपये अमाउंट एंड परसेंटेज, किसका सर, टोटल एसेट, रेवेन्यू एंड कैश फ्लो। अच्छा जी, ऑडिटेड बाय द, नॉट ऑडिटेड बाय द पेरेंट ऑडिटर, मतलब कितना दूसरे ऑडिटर ने किया है, ठीक है। और रेफरेंस वगैरह की बात होती है। फिर जब उसका अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अगर डिफरेंट होता है ना, तो अपन क्या करेंगे, कन्वर्जन करने के लिए बोलेंगे। कन्वर्जन कौन करेगा, पेरेंट का मैनेजमेंट करेगा और हमको देगा, ठीक है। ओरिजिनल गैप टू पेरेंट गैप, मतलब जो कंट्री का है उस कंट्री से पेरेंट के गैप, मतलब इंडिया के गैप में कन्वर्जन करेगा, कौन करेगा, पेरेंट करेगा। और कन्वर्जन के एडजस्टमेंट कौन ऑडिट करेंगे, प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट करेगा। और ऑडिटिंग फ्रेमवर्क भी डिफरेंट है, तो उसके लिए हमारा क्या आता है, यहाँ पे बस लिखा है कि जनरली तुमको इंडियन का ही होगा, बट अगर डिफरेंट आता है तो क्या करेंगे। अब ये यहाँ पे हमको बस थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर को देख के, ठीक है सर। तो ये चीज हुआ है, ये तो तुमको समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। 9 सब्सिडरी है, ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। 9 में से 3 सब्सिडरी इंडिया के बाहर है, उनका गैप अलग है, उनका ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डिफरेंट है, ठीक है। अब तुमको रिपोर्ट करना है, ठीक है सर। अभी हमने जो ऊपर देखा ना, ऐसे 706 के हिसाब से, देखो पेरेंट का ऑडिटर तो सेम नहीं है सारे कंपोनेंट का, ये तो तुमको समझ में आया। 706 के हिसाब से तुमको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस करना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट में कि कुछ ऑडिट किसी और ऑडिटर ने किया है। CFA should disclose clearly magnitude of the portion audited by the other auditor, ठीक है। क्या क्या बताएगा, अमाउंट एंड एग्रीगेट, रुपया अमाउंट एंड परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट, रेवेन्यू एंड कैश फ्लो, ठीक है। जो पेरेंट ऑडिटर ने ऑडिट नहीं किया, यहाँ तक कुछ नया है क्या, कुछ नया नहीं है भाई, बस उन्होंने उनकी भाषा में लिखा है। इन द गिवन सिचुएशन तुमको पता है कि ऑडिटर सारे ऑडिट नहीं है, तो रेफर करेगा ऑडिट, अदर ऑडिटर को रेफर करेगा तो कहाँ करेगा, 706 अभी तो हमने ऊपर देखा ओएम में करेगा, 706 में ईओएम क्यों नहीं करेगा। अरे भाई दूसरे ऑडिटर के बारे में बात कर रहा है, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है, ईओएम कैसे आएगा, पागल तो नहीं होगा, ओएम ही आएगा, ये तो समझ में आया। अब बस यहाँ पे बात होती है, उन्होंने पूछा है कि ड्राफ्ट ही करो, उन्होंने बोला है ड्राफ्ट ही कर दो भाई साहब, ओएम पे आ रहा है, एक बार होने दो, एक बार होने दो, बस ये नया कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, नया भी नहीं है, बस तुमको ये पता होना चाहिए कि ड्राफ्ट में क्या क्या जाएगा, ठीक है। क्या क्या जाएगा, सबसे पहले हमने ऑडिट नहीं किया है, किसका ऑडिट नहीं किया है, 9 सब्सिडरी का, किसी और ने किया है, तो उसके बारे में क्या बताना था, टोटल एसेट,
ऊपर जो दिया है ना, टोटल एसेट, रेवेन्यू, कैश फ्लो, ये सारे अमाउंट तुमको चेप के आने हैं। ज़्यादा दिमाग देखो, जब ड्राफ्टिंग आता है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। आधी चीज़ें क्वेश्चन में दी गई होती है, उसको बस यूज़ करके चेप देने का, ठीक है। इसका ऑडिट किसी और ने किया है, ठीक है, एंड मैनेजमेंट ने हमको उनका रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। मैनेजमेंट किसका सर? होल्डिंग कंपनी का। और हमारे ओपिनियन में ऑन सीएफएस इन सो फार एज रिलेट करते हैं जो अमाउंट उन सब्सिडरी के रिपोर्ट को लेकर, आवर एंड हमारा रिपोर्ट 143 का, ये जो है ना, ये सोडली बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ सच अदर ऑडिटर। मतलब क्या क्या बात हो रही है सर? जो हमारा वो जो कंपनीज है ना, उनके ऊपर का जो हमारा ओपिनियन वगैरह है ना, वो किसके ऊपर, किसके आधार पर हमने बेस किया है? हमने बस अदर ऑडिटर के रिपोर्ट के ऊपर बेस किया है, ठीक है सर। ये सिंपल सी बात आती है, अपनी भाषा में लिख के आ जाओ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। जो 3 सब्सिडरी थे ना, उनके बारे में कुछ बताना है। क्या बताना है? वो जो है ना, इंडिया से बाहर लोकेटेड है। अच्छा जी, तो उनका जो एफएस वगैरह प्रिपेयर किया है ना, उनका जो प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो भी ना जनरली एक्सेप्टेड, वो तुम्हारा उनके कंट्री का है, रिस्पेक्टिव कंट्री का है। तो क्या हुआ है देखो, उनका ऑडिट भी अदर ऑडिटर ने किया है, वो भी तुम्हारे दूसरे कंट्री का है, रिस्पेक्टिव कंट्री का ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। तो इस केस में क्या हुआ है, होल्डिंग कंपनी के मैनेजमेंट ने कन्वर्ट किया है उस एफएस को, कहाँ से? ओरिजिनल गैप से हमारे पेरेंट के गैप के ऊपर कन्वर्ट किया है, ठीक है। और हमने जो है ना, हमने क्या किया है, हमने ऑडिट किया है वो कन्वर्जन एडजस्टमेंट, जो पेरेंट ने एक ही है ना, उनके कन्वर्जन एडजस्टमेंट को हमने ऑडिट किया है। एंड आवर ओपिनियन उन सब्सिडरीज को लेकर ऐसा है कुछ कि हमने कन्वर्जन एडजस्टमेंट को ऑडिट करने के बाद में, एंड अदर ऑडिटर की रिपोर्ट देखने के बाद में, एंड ये सब ऑडिट करने के बाद में, हमने कन्वर्जन एडजस्टमेंट को ऑडिट करने के बाद में एंड अदर ऑडिटर की रिपोर्ट देखने के बाद में, हमने उस हमारा जो ओपिनियन है उन सब्सिडरी को लेकर, उसको हमने बेस किया है, ठीक है। बात खत्म। एंड जो सीएफएस का ओपिनियन है हमारा, तो ये सारी चीज़ें ऊपर किसके बारे में बात हो रही थी? वो हो रही थी वो सब्सिडरीज के ओपिनियन के ऊपर। मतलब ओपिनियन तुम्हारा रिलेट जो करता है सब्सिडरी को लेकर, और अभी किसके बारे में बात होती है? सीएफएस के ऊपर। मतलब ये पूरा रिपोर्ट के ऊपर वो हमारा मॉडिफाइड नहीं है ऑन द अबव मैटर। मतलब ऊपर जो भी कांड हुआ है ना, उसको लेकर हमने हमारा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं किया है, एंड हमने रिलाई किया है अदर ऑडिटर के काम के ऊपर। सर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्या क्या बात होती है? 706 में बोला है कि तुमको रेफर करना है, क्या क्या रेफर करना है वो तुम बता दो। नेट टोटल एसेट, रेवेन्यू एंड कैश फ्लो के परसेंटेज, रुपया अमाउंट को तुमने बता दिया। गिवन केस में क्या हुआ है तुमने बता दिया। पैरा को ड्राफ्ट करना है, कौन सा करोगे? ओएम पैरा। सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, नेट एसेट वगैरह, वो सब बता दो। उसके बाद में तुम्हारा ओपिनियन जो है ना, वो तुमने अदर ऑडिटर को ऊपर बेस किया है। फिर जो 3 सब्सिडरी थे ना, उनके पास में गैप भी अलग था एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी अलग थे। तो क्या क्या हुआ है, गैप का कन्वर्जन पेरेंट ने किया है, एंड जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड थे ना, उनके दूसरे गैप के हिसाब से हुए, दूसरे गैस के हिसाब से हुए, ठीक है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो अपन ने क्या किया है, हमने उनके ऑडिटर्स रिपोर्ट के ऊपर रिलाई किया है, और जो कन्वर्जन हुआ था ना, उसके कन्वर्जन एडजस्टमेंट को हमने ऑडिट किया है, और उसके आधार पर हमने अपना ओपिनियन बना दिया। और जो सीएफएस के ऊपर हमारा ओपिनियन है ना, वो मॉडिफाइड नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, हमने क्या किया, अदर ऑडिटर के ऊपर रिलाई किया है। बस ये चीज़ थी भाई साहब। थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन आया है, तो इसको लिखना भी तुमको ऐसे ही पड़ेगा, तो बस ये ध्यान देना है। बाकी फटाफट अब कुछ बात नहीं बनती है भाई साहब। अब क्या है देखो, 96 प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट है। ये कोई तो ऑडिटर है, एंगेजमेंट पार्टनर है, वो करता है। ये सारे यूनिट कौन करता है? डिफरेंट ब्रांच ऑडिटर्स ऑडिट करते हैं। वन मेजर यूनिट ऑडिटेड बाय द ब्रांच ऑडिटर। अच्छा जी, उसमें क्या हुआ है? सिग्निफिकेंट इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड मिसस्टेटमेंट इन कॉस्ट अलोकेशंस नॉट रिपोर्टेड बाय ब्रांच ऑडिटर। कुछ तो गड़बड़ हुई है जो ब्रांच ऑडिटर ने रिपोर्ट नहीं किया है। ब्रांच ऑडिटर सबमिट किया है उसने नील रिपोर्ट विदाउट सजेस्टिंग एनी मॉडिफिकेशन। नील रिपोर्ट सबमिट कर दिया भाई ने, अलग ही चल रहा है इनका। ड्यूरिंग ओवरऑल रिव्यू ऑफ एफएस कंपनी बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर द अबव सेड एरर्स डिड नॉट कम इनटू लाइट। उसने रिव्यू किया, उसको कुछ एरर दिखाई नहीं। किसको? प्रिंसिपल ऑडिटर को दिखाई नहीं कुछ। तो उसने क्या किया है, सॉफ्ट कॉपीज मंगाई इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट के, कंपनी के अंदर के जो सॉफ्ट कॉपीज वगैरह होते हैं उसने मंगाए भाई के, हमको दिखाई नहीं कुछ ऐसा। अच्छा जी, हाउएवर दिस रिपोर्ट डिड नॉट पॉइंट टुवर्ड्स एनी कंसर्न और irregularity towards inventory and costing practices. Would statutory auditor of the company be liable for above lapses? What precautions have been taken by him while expressing opinion considering possibility of such situation? सर क्लियरली समझ में आना चाहिए, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात हो रही है। सर क्या पूछा है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर लायबल होगा क्या? क्यों लायबल होगा क्या? क्योंकि ब्रांच ऑडिटर ने कांड किया है, उसने कुछ तो कांड किया है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर लायबल होगा क्या? ऐसे 600
इसी चैप्टर में एकदम एंड वाला जो पॉइंट आता है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सेम टू सेम यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट चेप किया जाओ। क्या बात करता है, प्रिंसिपल ऑडिटर वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क entrusted to the other auditor except in circumstances which should have aroused his suspicion about reliability of the work performed by the other auditor। क्या बोला है सर, वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कौन, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, प्रिंसिपल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन अगर उसको डाउट आता है, अगर उसको डाउट आता है तो वो भरोसा नहीं करेगा, ब्रांच ऑडिटर का भरोसा नहीं करेगा। वैसे तो भरोसा कर सकता है, लेकिन डाउट आता है तो भरोसा नहीं करेगा, बाकी चीज़ें अच्छे से चेक करेगा। अगर डाउट आता है तो रिस्पॉन्सिबल होगा, डाउट नहीं आता है तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे शॉर्ट समरी में मैंने आपको बता दी। When the principal auditor has to base his opinion on financial information of entity as a whole, relying upon the statement and report of the other auditors, his report should state clearly division of responsibility for financial information of the entity by indicating extent to which financial information of component audited by the other auditor have been included in the financial information of the entity। क्या मतलब होता है सर कि कितना ऑडिट, वो जो दूसरा ऑडिटर है ना उसने कितना ऑडिट किया है तुमको बताना पड़ेगा। अच्छा जी, मतलब क्या तुमको क्लियरली रिपोर्ट में डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना पड़ेगा, एक्सटेंट बताना पड़ेगा कि कितना ऑडिट किसी और ने किया है। ऑल्सो इनकॉर्पोरेट इन ऑडिट रिपोर्ट मटेरियल डिस्क्रिपेंसी, अगर कुछ नोटिस हो जाती है एंड अदर ऑडिटर के नोटिस में आ जाती है तो। ठीक है, तो ये सबसे पहले तुम चेप किया जाओ, जो भी उनका एक्चुअल में प्रोविजन है वो तुमने चेप किया गया। उसके बाद में इन गिवन सिचुएशन नथिंग हैज कम टू लाइट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर व्हिच वुड अरोज हिज सस्पिशन about the reliability of work performed by the branch auditor, therefore he would not be responsible for the work performed by the branch auditor। क्या समझा, नहीं समझा कोई बात नहीं। फर्दर इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड इन द रिपोर्ट 96 प्रोडक्शन यूनिट एंड सेल्स यूनिट ऑफ द कंपनी हैव बीन ऑडिटेड बाय द ब्रांच ऑडिटर। ये तो आखिरी वाला पॉइंट तो समझा, रिपोर्ट में तुमको बताना पड़ेगा। ऊपर दिए 96 प्रोडक्शन यूनिट एंड सेल्स यूनिट किसी और ऑडिटर ने किए है, वो तो समझ में आया, उसको रिपोर्ट में चेप के आ जाओ, ये तो हो गया। सर यहाँ पे दिक्कत तो थी कुछ, तो फिर भी क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फिर भी क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देख, कुछ तो दिक्कत तो आई थी, सिग्निफिकेंट इन्वेंट्री वैल्यूएशन एरर थे, मिसस्टेटमेंट था कॉस्ट एलोकेशन में, फिर भी ब्रांच ऑडिटर ने नील रिपोर्ट दिया है। तो ये जब तुमको समझ में आता है, तुम क्या करते हो, तुमने एडिशनल कुछ तो किया। क्या किया, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने क्या किया है, एरर जो है ना वो देखने के लिए रिव्यू किया। रिव्यू करते समय उसको ऐसा कोई एरर उसके नज़र में आया ही नहीं। उसके बाद में उसने सॉफ्ट कॉपीज भी मंगाए, उसमें भी उसको ऐसा कुछ इरेगुलरिटी कुछ दिखाई नहीं। इसका मतलब ही क्या होता है, नथिंग हैज कम टू द लाइट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर व्हिच वुड अरोज हिज सस्पिशन अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय ब्रांच ऑडिटर। इसका मतलब उसने जो भी किया है सही किया है, ऐसा तुमको समझ में आता है। मतलब तुमको डाउट, सस्पिशियस कुछ दिखता ही नहीं है, तो नहीं दिखता है तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि डिटेल में देखना तो उसका काम है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुमने चेक किया जो करना था, बात खत्म। 12 एंड 14 में कोई दिक्कत नहीं है सर। इंटरनल ऑडिट मक्खन जैसे क्वेश्चन है, कोई दमी नहीं है। एक प्राइवेट कंपनी है जिसका टर्नओवर 210 है एंड लोन तुम्हारा 95 है। एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग, बोरोइंग एंड डिपॉजिट के बारे में बात करी है। इसको पूछा है कि इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना है क्या। सिंपल से सर, क्यों क्वेश्चन रखा है आपने एडिशनल में, बता देता हूँ। 3 चीजें पूछे, जीवन जो प्राइवेट कंपनी है उसको एप्लीकेबल है क्या, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसको एप्लीकेबल है क्या, एंड किसको अपॉइंट किया जा सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है सर, अपना टॉप डिपॉजिट लिख के आ जाओ। पहले तो टॉप डिपॉजिट लिख के आ जाओ, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, फिर तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल एंड डिपॉजिट। किसके लिए, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। तो देखना क्या है, पेड अप कैपिटल, टर्नओवर 200 करोड़ से कम है। आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स 100 करोड़ से ज़्यादा है। पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से कम है। डिपॉजिट 30 करोड़ से ज़्यादा है। प्राइवेट कंपनी के लिए टू ऊपर के 2 ही कंडीशन, टर्नओवर 210 करोड़ एंड लोन 95 करोड़। पहले वो चेप के आ जाओ। उसके बाद में, मतलब पहले तुम्हारा एप्लीकेबिलिटी का प्रोविजन चेप के आ गए। उसके बाद में तुमको देखना पड़ेगा क्या पूछा है प्राइवेट कंपनी के बारे में। जी हाँ दोस्त, प्राइवेट कंपनी के बारे में एप्लीकेबल है क्या, एप्लीकेबल है। कहाँ पे गया सर, टर्नओवर में गया। टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है सर। क्रॉस बिल लोगोन, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, कहाँ पे गया सर, बोरोइंग एंड डिपॉजिट में गया। यहाँ पे 25 करोड़ से ज़्यादा है, यहाँ पे 100 करोड़ से ज़्यादा है, तो दोनों के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है सर, जीवन के लिए मैंडेटरीली हो जाता है। कहाँ पे गया, एक्सीड कहाँ पे करता है, थ्रेशोल्ड में। लिखना कैसा है, यहाँ पे 2 चीज़ों में एक्सीड नहीं करता है, लेकिन 2 चीज़ों में एक्सीड भी नहीं, कहाँ पे, सॉरी,
लोन में एक्सीड नहीं करता है लेकिन टर्नओवर में एक्सीड करता है तो मैंडेटरीली रिक्वायर है। यहाँ पे 2 चीज़ों में एक्सीड नहीं करता है लेकिन 2 चीज़ों में एक्सीड करता भी है, इसकी वजह से मैंडेटरीली रिक्वायर है। एंड उसके बाद में किसको अपॉइंट किया जा सकता है, इंटरनल ऑडिटर को। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, चाहे प्रैक्टिस में हो ना हो, या फिर ऐसा प्रोफेशनल जो डिसाइड करेगा बोर्ड। कौन अपॉइंट हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इंटरनल ऑडिटर मस्ट बी रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, नॉट मेयरली एज असिस्टेंट देयर ऑफ। सर क्वेश्चन क्यों रखा है, ताकि तुमको पता हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो लिखना क्या है। सबसे पहले प्रोविजन लिखो जो हमारे पास में आते हैं, उसके बाद में ये 3 कंपनी का अलग अलग करके दिखो। मतलब इसके लिए 2 मार्क होंगे तुमको, इसके लिए 1-1 मार्क हो सकता है। मक्खन 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 सर, लोन्स एंड एडवांसेस की बात होती है, इसमें कोई ये तो क्वेश्चन रखना ही नहीं चाहिए था, बट मैंने बोला क्वेश्चन तुम्हारे नज़र के सामने से जाना चाहिए। क्या सर, एडवांस सैंक्शन किया है बिना क्रेडिट अप्रेजल के, सैंक्शन किया है एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन के, सिक्योरिटी जो है ना सिंगल ऑफिसर ने हेल्ड किया है, तो तुमको यहाँ पे दिख के आ जाता है कि भाई साहब क्या हो रहा है, इंटरनल कंट्रोल है ना ठीक से लगाए नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने बता ही दिया तुमको, एक्सप्लेन करो इंटरनल कंट्रोल बैंक को लगाने हैं इन द एरिया ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। तो भाई ये परोसा हुआ क्वेश्चन है, इसमें तुमको सोचने की क्या बात है, सोचने की कुछ बात ही नहीं है। तुमको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं बैंक ओपन करके दिखा दूं कि ये देखो लोन्स एंड एडवांसेस में ये सारी चीज़ें तुमको चेप के आनी है। कहाँ पे, इंटरनल कंट्रोल में ये लोन्स एंड एडवांसेस तुमको चेप के आने हैं। इसमें कुछ दिखाने की भी बात नहीं है भाई, छोड़ दो, अगर तुमने छोड़ दिया है तो छोड़ दो। सर एक क्वेश्चन आता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग का, क्या क्वेश्चन आता है, कुछ तो क्वेश्चन आ जाता है, सीधा सीधा लास्ट लाइन के ऊपर जंप करेंगे। व्हाट आर द ब्रॉड एरियाज ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द रिपोर्ट ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फॉरेंसिक अकाउंटिंग रिपोर्ट के बारे में बात होती है। ये देखो यहाँ पे जो रिपोर्ट के बारे में बात होती है, जो रिपोर्ट में तुम्हारे फॉरेंसिक अकाउंटिंग की रिपोर्ट में क्या ऐड करना है उसके बारे में बात होती है। तो क्या ऐड करते हैं अपन सर, रिपोर्ट में ऐड करते हैं क्या, नेचर, स्कोप, अप्रोच, लिमिटेशन, तुमको पता है ठीक है। फाइंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, समरी ऑफ एविडेंस, एस्टिमेटेड फाइनेंशियल लॉस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड, एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रॉड स्कीम, कंट्रोल कौन से बाईपास किए हैं, रिकमेंडेशन क्या दोगे इंटरनल कंट्रोल को ठीक करने के लिए, एंड ग्राफिक्स एंड सपोर्ट द फाइंडिंग्स। ये सारी चीजें तुमको पता तो है। तो सर अगर ये सारी चीजें हमको पता है तो क्वेश्चन क्यों डाला है, क्वेश्चन क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे वो जो उन्होंने आंसर दिया है ना भाई, ये आंसर से तुमको कतई नहीं समझेगा कि यही पॉइंट है। मैं बस तुमको ये बताने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे रखा है कि यही पॉइंट है जो तुमने पढ़े हैं, नया कुछ नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग है। एक तो इन्होंने लिखा है कि इशूइंग एंड रिपोर्ट इज द फाइनल स्टेप ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग। भाई मैं तो बोलता हूँ ना, आईसीआई को पेपर लिखने बैठा दो और मुझे चेक करने के लिए दे दो भाई। इनको किसने बोला कि फाइनल स्टेप होता है, इनके ही मॉडल में इन्होंने लिखा है कि ये 5 नंबर का स्टेप है ना भाई, ये रिपोर्ट देना। फाइनल तो भाई कोर्ट का प्रोसीडिंग है, तुमको तो याद नहीं होगा। ये देखो कोर्ट का प्रोसीडिंग है ना भाई, ये तो 5 नंबर का स्टेप है। मतलब इन्होंने इनके आंसर में पता नहीं कौन सा भांग पी के आ जाते हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं है। इशूइंग रिपोर्ट इज फाइनल स्टेप ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग। अच्छा जी, तो इन्होंने ये सारी चीजें दिखा दी। मेरा कहने का मतलब क्या है, तुमको बस देखना है कि जो तुमने अभी पॉइंट पढ़े ना, वो पॉइंट कहाँ कहाँ पे आते हैं। तो पहले हमने क्या देखा था, नेचर ऑफ असाइनमेंट, स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड उसके बाद में लिमिटेशन एंड अप्रोच वगैरह, ये 3 पॉइंट हमने देखे थे। ठीक है, तुमको एक बार दिखा दूं, नेचर, स्कोप, लिमिटेशन, फिर फाइंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड समरी ऑफ एविडेंस। तो ये पॉइंट सारे यहाँ पे ही है, देखो फाइंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड समरी ऑफ एविडेंस, फिर तुम्हारा अमाउंट ऑफ लॉस सपोर्ट, रिजल्ट ऑफ फ्रॉड एंड कंक्लूजन के बारे में बात होती है। ये कहाँ पे आते हैं सर, एस्टिमेटेड फाइनेंशियल लॉस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने क्या दिया है, देखो हाउ फ्रॉस्टर सेटअप द फ्रॉड स्कीम, कौन से कंट्रोल बाईपास हो गए, सर्कमेंटेड हो गए, एंड रिकमेंडेड इंप्रूवमेंट, यही चीज आ जाती है। देखो फ्रॉड स्कीम इन्वॉल्व, कौन से कंट्रोल बाईपास हो गए, रिकमेंडेड इंटरनल कंट्रोल इंप्रूवमेंट, एंड आखिरी ग्राफिक्स एंड शेड्यूल्स। तो यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा शेड्यूल्स एंड ग्राफिक्स। मतलब कहना यही चाहता हूँ कि सारे पॉइंट वही है, बस इनका तरीका अलग आ जाता है लिखने का, तो कोई बात नहीं, बस मैं तुमको दिखाना चाहता था ये क्वेश्चन। और इसमें कुछ दम नहीं है, कुछ नहीं बताने की चीज़ नहीं है इसमें। सर प्रोफेशनल एथिक्स, इसमें तो मैं बोलता हूँ छोड़ ही दो कोई, ठीक है एक बार देख ही लेते, अभी आए तो यहाँ तक देख ही लेते। BRSR के बारे में बात होती है, एक कंपनी है BRSR के बारे में बात हो रही है प्रोफेशनल एथिक्स में। इसके पास में CS साहिल के साथ में, CS साहिल को अप्रोच हुआ है एक कंपनी से कि भाई BRSR का स्टडी रिपोर्ट बना दे और एडिशनल में एश्योरेंस ऑन BRSR भी दे दे। एग्री टू द बोथ रोल। वो जो सही साहिल है ना, थोड़ा है, तो उसने क्या किया, दोनों रोल को एग्री किया, हौशी है, थोड़ा पैसा चाहिए उसको। ठीक है, प्रिपेयरिंग BRSR स्टडी एंड प्रोवाइडिंग एश्योरेंस ऑन BRSR कोर। तो भाई साहब हमने देखा है, ये कहाँ पे देखा है सर, ESB के रिसेंट डिसीजंस में हमने देखा है कि तुमको क्या कर सकते हो, तुम एश्योरेंस रिपोर्ट तो देख सकते हो अगर तुम स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो ना,
स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो ना तो एश्योरेंस रिपोर्ट तो दे सकते हो, लेकिन स्टडी रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। कहाँ पे देखा है सर? जाके देखो रिकॉर्ड में, ईएसबी के रिसेंट डिसीजन में तुम जाके देखो, सबसे पहले ऊपर में जो अलाउड कैटेगरी है ना, पहला पॉइंट रहेगा वो तुम्हारा एश्योरेंस रिपोर्ट का रहेगा। एंड जो रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी है ना, नॉट परमिसिबल, उसमें भी पहला पॉइंट रहेगा बीआरएसआर का स्टडी रिपोर्ट। तो भाई सिंपल सिंपल सी चीज आती है, ईएसबी के रिसेंट डिसीजंस चेक किया जाओ, परमिसिबल नहीं है तुमको बीआरएसआर का स्टडी रिपोर्ट टू द ऑडिट क्लाइंट, एंड परमिसिबल है तुमको एश्योरेंस प्रोवाइडर ऑफ बीआरएसआर कोर एक्सेप्टेड, उसने बोथ एंगेजमेंट, इस वजह से गिल्टी होता है। क्यों? क्योंकि स्टडी रिपोर्ट तुमको परमिसिबल नहीं है, बात खत्म। ट्रेडमार्क ये भी तुमको परमिसिबल नहीं है, ट्रेडमार्क अटर्नी जो तुम बन जाते हो ना, वो तुमको परमिसिबल नहीं है। ये कहाँ पे देखा? उसी पेज के ऊपर है, ईएसबी के डिसीजन के ऊपर है। और यहाँ पे लिखना क्या है? कुछ नहीं भाई, बस नॉट परमिसिबल। रिसेंट डिसीजन में ईएसबी ने लिखा है कि कैन नॉट एक्ट एज अ ट्रेडमार्क पेटेंट अटर्नी, ठीक है। प्रोफेशनल एडवाइस तो दे सकता है, नॉर्मल जो रूटीन वर्क में आता है, बट अटर्नी नहीं बन सकता है, तो परमिसिबल है। एग्री, हाँ, ये जो रूटीन वर्क देता है ना, रूटीन एडवाइस देता है ना, वो परमिसिबल है। ये अटर्नी बनता है, वो परमिसिबल नहीं है। तो एग्रीइंग ट्रेडमार्क अटर्नी बनने के लिए उसका क्या हो जाता है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सर ये क्या बात होती है? इंडिया का लोगो है ना, ये बंदे ने, रमेश ने क्या किया, विजिटिंग कार्ड लेटर हेड अच्छे से चमकाने के लिए लोगो ही चेंज कर दिया। लोगो चेंज किया है तो गिल्टी हो जाता है। बच्चे को पता है क्या किया है, बैकग्राउंड को चेंज किया है, साइज कम किया है, रिड्यूस किया है। भाई इंडिया का वर्ड ही, इंडिया जो वर्ड है ना उसको ही रिप्लेस कर दिया, एंड ग्रेडियंट इफेक्ट दे दिया ब्लू कलर। अरे भाई क्या पागल बंदा है। तो क्लॉज 7 ऑफ पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में बात होती है, ये सारा क्लॉज चेप किया जाओ पहले, उसके बाद में लोगों के गाइडलाइन आते हैं काउंसिल के, उसको तुम चेप किया जाओ। अब यहाँ पे गाइडलाइन अगर तुमको याद नहीं आते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर, ऊपर से ही उठाओ। उसने क्या किया है? बैकग्राउंड चेंज किया तो लिख दो बैकग्राउंड वगैरह चेंज नहीं करना है। रिड्यूस चेंज, साइज चेंज किया तो लिखो साइज वगैरह चेंज नहीं करना है। रिप्लेस किया वर्ड वगैरह को कुछ चेंज नहीं करना है, एडिट नहीं करना है। कलर वगैरह को तुमने कुछ चेंज नहीं करना है। भाई दिमाग लगाना होता है भाई, ज्यादा पढ़ाई मत करो, थोड़ा दिमाग भी लगा लो, ठीक है। तो क्या करना है? फॉन्ट को अल्टर नहीं करना है, कलर को चेंज नहीं करना है, स्पेसिंग को, डायमेंशन को चेंज नहीं करना है, बैकग्राउंड को, डिजाइन को, कलर को चेंज नहीं, कुछ नहीं चेंज करना है। रोटेट नहीं करना है, टिल्ट नहीं करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी नहीं करना है, कम ज्यादा, श्रंक, डिसऑर्टेड कुछ नहीं करना है। यही सारी चीजें लिख दो, और उसने जो किया है वो भी लिख के आ जाओ, इन द गिवन केस करके, एंड गिल्टी करके आ जाओ, बात खत्म। हाँ, ये क्वेश्चन में क्या है सर? ये क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सी एक चीज आती है कि यहाँ पे तुमको केवाईसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात होती है। सर क्या क्वेश्चन है? एडवाइजरी दिया है, एडवाइजरी के सर्विस दिया है, जीएसटी कंसल्टेंसी दिया है, एंड कंपाइलेशन एंगेजमेंट दिया है, ठीक है। जिस कंपनी को दिया है ना उसका ग्रुप कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होता है। तो जो सीए है ना, सीए को कंपनी का डिटेल मंगाया, किसी ने तो मांगा, सीए को डिटेल मांगा, उसने वो डिटेल देने से मना कर दिया। सीए का कहना ऐसा है कि उसने बस कंसल्टेंसी सर्विस दिया है, इसकी वजह से उसको कोई भी केवाईसी इन्फॉर्मेशन रखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है सर। अब सर कहना तो सही है इसका, अगर हम लॉजिकली जाए ना, जो भी टेक्स्ट है ना मॉडल का, क्या बात करता है पता है क्या? केवाईसी का इन्फॉर्मेशन तभी रखना है, मैंडेटरी तभी है, अगर तुमने असाइनमेंट जो दिया है ना वो अटेस्टेशन फंक्शन का है। इसमें अटेस्टेशन फंक्शन है क्या? नहीं है सर। तो केवाईसी रखने की जरूरत है क्या? नहीं है सर। लेकिन फिर भी इन्होंने बोल दिया कि रखना ही पड़ेगा। कैसे? इनको ही पता। इन्होंने क्या लिखा है देखो, केवाईसी है ना, फाइनेंशियल, ग्लोबली फाइनेंशियल इंडस्ट्री ने, फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री ने बोला है कि केवाईसी तुमको रखना पड़ेगा। तो आईसीआई ने, काउंसिल ने नॉर्म्स दे दिए कि भाई मेंबर इन प्रैक्टिस को केवाईसी वगैरह सब रखना ही पड़ेगा। फिर इन्होंने गिवन केस को चेप दिया जैसे वैसे, ठीक है। एंड इन्होंने लिखा है कि अटेस्टेशन फंक्शन को मैंडेटरी किया है तो उसको रखना ही पड़ेगा, बट ये भूल गए कि भाई ऊपर अटेस्टेशन फंक्शन नहीं है। एंड एंड में तुमको क्या लिखना है कि सीए जो है ना उसने रखना ही रखना है, इन्फॉर्मेशन रखना ही रखना है, इन्फॉर्मेशन देना है। सर केवाईसी का कौन सा इन्फॉर्मेशन देना है भाई, वो तो तुमको पता है। दिखा देता हूँ एक बार फिर भी, चलो तुम्हारे भी थोड़ा मर्जी हो जाए। बट इसमें दिक्कत की बात क्या है सर? दिक्कत की बात क्या है कि भाई साहब, एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये जो देखो, एश्योरेंस दे सकता है, अगर यहाँ पे आया ही था तो मैंने तुमको दिखा दिया। एश्योरेंस एडवाइजरी दे सकता है, स्टडी रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर सकता है, एंड ट्रेडमार्क का यहाँ पे ट्रेडमार्क नहीं दे सकता है, ठीक है। हाँ, ये केवाईसी के कॉर्पोरेट एंटिटी के नाम से, जनरल इन्फॉर्मेशन, एंगेजमेंट एंड रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन। सर दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि भाई से अटेस्टेशन फंक्शन है ना, यहाँ पे लिखा है ना मैंडेटरी किसको है, अटेस्टेशन फंक्शन को है। मैंने नहीं लिखा है, आईसीआई ने लिखा है, ठीक है। अटेस्टेशन फंक्शन के लिए मैंडेटरी है, तो इसने अटेस्टेशन फंक्शन है नहीं, फिर भी केवाईसी नॉर्म्स को एप्लीकेबल कर दिया। अब मेरे हिसाब से मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो आना तो चाहिए,
बट उनका जो आंसर का कंटेंट है ना वो थोड़ा गलत है। सर ऐसे कैसे आना चाहिए? क्योंकि देखो एक तो है ना कंपाइलेशन एंगेजमेंट है, तो कंपाइलेशन एंगेजमेंट अगर आता है ना तो उसमें तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन आता है, वो सारी चीज़ें आ जाती है, तो वहाँ पे तो तुमको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा ना। एंड अगर तुम रियल लाइफ में सोचोगे तो तुमको जो भी तुम काम करते हो ना उसका इन्फॉर्मेशन वर्किंग पेपर तो तुम्हारे पास में होना चाहिए, तो तुमने मेंटेन किया होगा, वो सारी चीज़ें तुमने मेंटेन करी होगी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, किसी ने इन्फॉर्मेशन मांगा भी है, तो अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन मांगा है ए बी बी सी सी डी डी तुमको पता है, तो अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगा है तुमको देना पड़ेगा। तुम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो तो गिल्टी हो जाते हो। बट ये सारी चीज़ें अगर तुम आंसर में अगर इनकॉर्पोरेट कर देते ना, अगर ऐसे इनकॉर्पोरेट कर देता तो मज़ा आ जाता। रियल लाइफ में तो तुम्हारे पास में होता है इन्फॉर्मेशन, तुम दे दोगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यहाँ पे क्या होता है, ऐसे का जो आंसर का फॉर्मेट है ना वो मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया यहाँ पे। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट कंसल्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस दे रहा है भाई साहब, सिंपल सिंपल है। सेक्शन 224 मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस में तुम्हारा प्रोहिबिटेड, परमिट नहीं किया है तुमको, नॉट परमिटेड कौन सा, यूपी बिहार का सर्विसेज। यूपी बिहार क्या होता है, अंडरटेकिंग, यू से अंडरटेकिंग, पी से क्या आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, बी से आता है ब्रोकिंग। तो ये तीन चीज़ तुमको परमिट नहीं करी है तो गिल्टी हो जाएगा। टीवी इंटरव्यू ने तुमने हैंड ओवर किया डेटा चेयरपर्सन को, मतलब जो सामने वाला बंदा था ना तुम सी हो, तो तुमको तो अलाउ नहीं है कोई अपने फर्म के बारे में बताना, तो तुमने क्या किया, एक बायोडेटा बना दिया एंड सामने वाला जो बंदा है उसको दे दिया। उसमें क्या है, तुम्हारा फर्म इंटरनेशनल है, तुम बहुत बड़े लेवल के एक्सपर्ट हो फील्ड ऑफ टैक्सेशन में, ये सारी चीज़ें तुमने बता दी। तो भाई तुमको देख के लग रहा है कि भाई इसको चपट देना चाहिए, गिल्टी करो लो, किस कहाँ पे कर लो, क्लॉज 6 में सॉलिसिटेशन कर रहा है, तो ये गिवन केस यहाँ तक आ जाता है, यहाँ पे क्लॉज यहाँ तक क्लॉज आ जाता है, गिवन केस यहाँ तक आ जाता है। मतलब क्वेश्चन बनाना, आंसर बनाना कोई बस दिमाग का काम है भाई साहब, आधी चीज़ें, एक आध सेंटेंस बस मैच होना चाहिए, मार्क जेब में, ठीक है। बस ये सेंटेंस तुमको पता होना चाहिए, सच एक्ट वुड डेफिनेटली लीड टू प्रमोशन ऑफ द फर्म्स नेम एंड पब्लिसिटी देयर ऑफ एज वेल एज द पार्टनर एंड सच हैंडिंग ओवर बायोडेटा कैन नॉट बी अप्रूव्ड, तो इस वजह से गिल्टी हो जाएगा। तो भाई सब क्वेश्चन ही उन्होंने छाप दिया है। न्यूज़पेपर में ओपनिंग सेरेमनी ऑफिस के बारे में बता दिया, लेकिन फोटोग्राफ वगैरह छापा है, गिल्टी कर दिया। अब देखो बहुत बार क्या होता है ना, आईसीआई को है ना उसको गिल्टी करने का रहता है, बट उनके पास में शब्द कम गिरते हैं कि उसको गिल्टी कैसे करे। तो क्या करेंगे, देखो क्लॉज 6 करेंगे, क्लॉज 6 के बारे में बता देंगे, गिवन केस में क्या हुआ है बता देंगे। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट मे बी नोटेड दैट एडवर्टाइजमेंट विच हैड बीन पुट इन बाय द मेंबर इज क्वाइट प्रोमिनेंट if soliciting of the work is allowed, the independence and forthrightness of the chartered accountant in discharge of his duties cannot be maintained। भाई आधी चीज तो मुझे समझे नहीं, आधी चीज आईसीआई को भी नहीं समझे होगी। आई भाई गिल्टी करना है तो कर ले गिल्टी, ऐसा फालतू में कुछ भी क्या, मतलब पता नहीं यार, मन में आया है कि इसको गिल्टी कर लूँ, पर कैसे करूँ पता नहीं है। मतलब देखो ना, इट मे बी नोटेड दैट एडवर्टाइजमेंट विच हैज बीन पुट बाय द मेंबर इज क्वाइट प्रोमिनेंट, सॉलिसिटिंग वर्क इज अलाउड। इफ सॉलिसिटिंग वर्क इज अलाउड, क्या क्या लिखा है क्या पता भाई, तुम गिल्टी करके आ जाओ भाई। हाँ ये सेम रोट सेवरल लेटर्स टू द असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो ऑडिटर का फर्म पैनल के ऊपर है, फिर भी उसने बहुत सारे लेटर लिखे असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को, क्या बोल के कि हमको कोई ऑडिट मिला ही नहीं है, ऐसे बोल के उसने लेटर लिखे। अगेन आईसीआई ने भांग पी के आंसर लिखा हुआ, नहीं ऐसा नहीं बोलते भाई साहब, आईसीआई माई बाप होता है, तुमको एग्जाम देने का है। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो गिल्टी तो तुम कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुमको लग रहा है कि गिल्टी है, बट यहाँ पे लिखा क्या है तुमको आधी चीज समझेगी नहीं। एक तो गिवन केस में क्या हुआ है वो तो तुमको समझेगा। यहाँ पे देखो, द राइटिंग ऑफ कंटिन्यूअस लेटर्स to ascertain the reason for not getting the work is quite alright, but in case such either amount to request for allowing the work, then Mr. X will be liable for professional misconduct। तुमको समझा हो तो भाई रख लो तुम्हारे पास में, मतलब द राइटिंग ऑफ कंटिन्यूअस लेटर टू असर्टन द रीजन फॉर द नॉट गेटिंग वर्क इज क्वाइट ऑलराइट। ठीक है तुम लिख देते हो बहुत सारे लेटर तो क्वाइट ऑलराइट, बट इन केस सच इधर अमाउंट टू रिक्वेस्ट फॉर अलाउिंग द वर्क, देन मिस्टर एक्स विल बी लायबल फॉर मिसकंडक्ट। आईसीआई को ही पता और तुमको ही पता क्या लिखा है, मैं बोलता हूँ गिल्टी कर लो अगर मन में ख्याल गिल्टी का आ रहा है तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बैंक के पास में एक कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट आ जाता है, एफएस आ जाता है। बैंक वो जब एफएस का स्टडी कर रहा था तब उसको दिखा कि ऑडिटर जाना पहचाना है, इसको चाय पानी पे बुलाते हवेली पे। बैंक ने ऑडिटर को बुला लिया हवेली के ऊपर, ठीक है। बैंक ने ऑडिटर को पूछा, एक काम कर ले, तुमको चाय नाश्ता कुछ देता हूँ, तू बता दे इस कंपनी में गड़बड़ क्या है। तो अब जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो वर्किंग पेपर फाइल में है ऑडिटर के पास में, तो ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, मतलब क्या
इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है कि नहीं करना है इसके बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले क्लॉज 1 चेप क्या जाओ, इन्फॉर्मेशन नहीं देने का है करके। फिर ऐसे 200 कहाँ से आया उनको ही पता, क्योंकि ऐसे 200 में इंटीग्रिटी कॉन्फिडेंशियलिटी की बारे में बात होती है ना, तो इसकी वजह से ऐसे 200 भी करेंगे भाई साहब। तो कर लो भाई, एग्जाम को बड़ा भाई 5 मार्क कैसे आएंगे। द ऑडिटर शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ द वर्क, वुड नॉट डिस्क्लोज एनी सच इन्फॉर्मेशन टू द थर्ड पार्टी स्पेसिफिक अथॉरिटी अनलेस देयर इज अ लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी। ऐसे 200 आया तो 1 मार्क काटने के लिए उनको मिल गया ना, इसकी वजह से इसे ऐड कर देते भाई, और कुछ नहीं है। फिर इन द इंस्टेंट केस, गिवन केस में क्या हुआ, एक 2 लाइन तुम चेप के आ सकते हो, ऑडिटर कैन नॉट डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन इन हिज पोजीशन विदाउट स्पेसिफिक परमिशन ऑफ द क्लाइंट। यहाँ से अच्छा आंसर लिखा है उन्होंने। एज फार एज वर्किंग पेपर्स आर कंसर्न, वर्किंग पेपर जो है ऑडिटर का प्रॉपर्टी है, एंड उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर ऑडिटर क्या कर सकता है, क्लाइंट को अवेलेबल करके दे सकता है। ठीक है सर, अब सीधा जाके गिल्टी नॉट गिल्टी करके मत आना, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्स पूछा है एंड क्यों, क्योंकि अभी तक तुमने कुछ बताया नहीं उसको। ठीक है, तुमको पूछा है कि करना क्या है एंड क्यों करना है, तो इस वजह से गिल्टी नॉट गिल्टी मत करो। तो क्या लिख के आना है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट कंपेलिंग द ऑडिटर टू डाइवल्ज इन्फॉर्मेशन obtained in the course of audit and included in the working paper to any outside agency except as and when required by law। मतलब तुमको इन्फॉर्मेशन देने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं है, रिक्वायरमेंट कुछ है नहीं है, ऐसा उन्होंने बता दिया। तो इसको बस तुमको आंसर को मैनेज करना है। आंसर लिखना कैसा है, क्लॉज 1 लिखो, जैसे 200 बस याद होता है तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो भाई, कोई टेंशन मत ले लो इतना, क्योंकि अब कैसे याद होगा, क्वेश्चन स्पेसिफिक कैसे याद करेंगे, टेंशन मत ले लो। ठीक है, आराम आराम से कर लो। फिर ये तो तुमको पता ही होगा, स्पेसिफिक परमिशन, क्लाइंट का परमिशन एंड रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, ऐसा टाइप के आ जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन नया बना दिया भाई ICAI ने। आधे टाइम तो मैं कंफ्यूजन में था कि भाई ये क्वेश्चन डिजिटल ऑडिट का है कि रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल का है, बट ठीक है मैंने बाद में डिजिटल ऑडिट में रख ही दिया है इसको। क्वेश्चन तो नया नया खतरनाक है, बट भाई क्वेश्चन बहुत आसान है। वैसे तो डिजिटल ऑडिट अपन पढ़ते नहीं है, मैं बोलूंगा बस एक क्वेश्चन करके जाओ, क्वेश्चन करना नहीं है, बस मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ बस। ठीक है, क्या लिखा है देखो, कुछ तो गैप है इंटरनल IT रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में, कुछ तो गैप है। ठीक है, क्या गैप है देखो, नो रिसेंट रिस्क असेसमेंट ऑफ द IT एनवायरमेंट हैज बीन कंडक्टेड। अच्छा जी, नो डॉक्यूमेंटेड स्ट्रेटेजी फॉर मैनेजिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, company has not classified its information assets or reviewed the system connected to its digital infrastructure, no defined role such as CISO CIO साइबर सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ऐसा कोई रोल डिफाइन नहीं किया है। देयर हैज बीन नो डिस्कशन विद TCWG ऑन हाउ साइबर सिक्योरिटी रिस्क इम्पैक्ट करेंगे इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। तो सुजल का फर्स्ट स्टेप भी इन रिस्पॉन्स क्या होगा, ना तुमको क्वेश्चन पता है ना तुमको आंसर पता है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्वेश्चन के पॉइंट उठाओ, जो नहीं हो रहा है वो होना चाहिए कर लो एंड लिख के आ जाओ, बात खत्म। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन के पॉइंट उठाओ, जो नहीं हो रहा है उसको लिखो कि होना चाहिए, कंपनी में नहीं हो रहा है होना चाहिए, तो क्या क्या होना चाहिए वो लिखो एंड बात खत्म। मतलब क्या सर, इन्होंने क्या लिखा है, नो रिसेंट रिस्क असेसमेंट कंडक्ट नहीं हुआ है, तो तुम क्या लिखो भाई, रिस्क असेसमेंट कंडक्ट होना चाहिए, बस यही चीज आ जाती है। पेरियोडिक रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि नो डॉक्यूमेंटेड स्ट्रेटेजी फॉर मैनेजिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, तो लिखो डेवलप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, अगर नहीं है तो डेवलप करो। रिस्क असेसमेंट नहीं हो रहा है तो पेरियोडिकली होना चाहिए। फिर डिटरमाइन करो कि कंपनी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में है ना साइबर सिक्योरिटी रिस्क आता है कि नहीं आता है, तो साइबर सिक्योरिटी रिस्क के बारे में बोला है। पॉइंट नहीं याद आता है तो ठीक है कोई बात नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ बस। अच्छा जी, फिर उसके आगे का पॉइंट क्या था, नॉट क्लासिफाइड इट्स इन्फॉर्मेशन एसेट, तो लिखो क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई एंड प्रायोरिटाइज प्रोटेक्शन ऑफ देयर इन्फॉर्मेशन एसेट, समझ में आया। फिर उन्होंने बोला है कि नॉट रिव्यूड सिस्टम कनेक्टेड टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो लिखो रिव्यू होना चाहिए, अगर रिव्यू नहीं हो रहा है तो मेंटेन एंड पेरियोडिकली रिव्यू एंड इन्वेंटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन एसेट। फिर क्या बोला है, डिफाइनाइड नो डिफाइंड रोल, तो होने चाहिए, तो लिखो रोल होने चाहिए, एंटिटी शुड एस्टेब्लिश रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर साइबर सिक्योरिटी। फिर क्या लिखा है, नो डिस्कशन विद TCWG ऑन हाउ साइबर सिक्योरिटी रिस्क में इम्पैक्ट इंटरनल कंट्रोल, तो होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट शुड बी डिस्कस विद TCWG। सर 1 2 3 4 5 ऐसे करके 4-5 भी पॉइंट तुम्हारे बन जाते हैं। तो भाई जब तुमको कुछ पता ही नहीं है फिर भी तुम बस क्वेश्चन देख के आंसर लिख पा रहे हो, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी बताओ, इससे बढ़िया बात क्या होगी। कैसे मस्त मक्खन जैसे क्वेश्चन बनाया हमको,
हमने, ठीक है। उसके बाद में एक पॉइंट आ जाता है रिव्यू हाउ साइबर सिक्योरिटी रिस्क अफेक्ट करेंगे इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो साइबर सिक्योरिटी रिस्क है इंटरनल कंट्रोल से और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो तुमको बस क्या करना है, उसको रिव्यू करना है कि कैसे अफेक्ट करता है, बात खत्म। 4-5 पॉइंट बनेंगे भाई, बैठ के 2-3 मार्क जेब में आ जाएंगे, कम से कम 2-3 तो आ ही जाएंगे, तो क्या टेंशन है भाई साहब, बस इसी वजह से देख के जाना होता है। फिर एसडीजी ईएसजी, इसमें कोई दम नहीं है भाई साहब। विको टर्मरिक नहीं आयुर्वेदिक, विको टर्मरिक क्या था, सॉरी, विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। इसके बारे में एडवर्टाइजमेंट चल रहा है भाई, स्किन केयर का प्रोडक्ट है, स्किन ग्लो लिमिटेड है। रिव्यू द प्रोडक्ट लेबल, रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट लेबल, मतलब उसके ऊपर जो क्या होता है, इंग्रेडिएंट होता है ना, ऐसे कुछ, तो उसमें लिखा है कि आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस एंड प्रिजर्वेटिव, ऐसे उन्होंने दिया है। अ कस्टमर हु नोटिस द सेम एंड उसने कंप्लेंट करने का ट्राई किया है, बट कंप्लेंट करने के लिए उसके पास में हेल्पलाइन अवेलेबल नहीं है, कुछ अवेलेबल नहीं है, फॉर्म अवेलेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें हो रही है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा, रीजनेबल प्रॉफिट बनाना, ऐसा उन्होंने वेबसाइट के ऊपर लिखा है। तो प्रिंसिपल कौन सा आएगा बताओ सर, कौन सा आएगा सर, बहुत सिंपल है सर, कंज्यूमर प्रैक्टिस के बारे में प्रिंसिपल नंबर 9 आएगा। तो बस यहाँ पे लिखो, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट कंटेंट्स एंड लैक ऑफ प्रॉपर ग्रीवेंस मैकेनिज्म आर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद प्रिंसिपल 9। कंपनी शुड टेक करेक्टिव मेजर टू एंश्योर अलाइनमेंट ऑफ ऑपरेशन विद रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर प्रैक्टिसेस, जो तुमने आउटलाइन करी है प्रिंसिपल 9 में, एंड प्रिंसिपल 9 ऐसा कैसा चिपके आ जाओ भाई, बात खत्म। और आखिरी चीज आ जाती है एनजीआरबीसी, मतलब तुम्हारा लिस्टेड कंपनी एनजीआरबीसी, मतलब तुम्हारे पास में क्या आ जाता है, अगेन बीआरएसआर आ जाता है। ये एक क्वेश्चन देखो आराम से, ठीक है। कंपनी ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है किसके बारे में, वर्कफोर्स स्ट्रेंथ, जेंडर डाइवर्सिटी, नंबर ऑफ सब्सिडरी एंड पॉलिसी ऑन ह्यूमन राइट। फिर से डिस्क्लोज करी है, क्या करा है, डेटा ऑन एनर्जी कंजम्पशन, कार्बन इमिशन एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ट्रेन करे हुए। डज नॉट इंक्लूड, मतलब क्या डिस्क्लोज नहीं करा है, लाइफ साइकिल असेसमेंट और डिटेल्स ऑफ इट्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, ये उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा है। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है, आइडेंटिफाई विच सेक्शंस ऑफ बीआरएसआर रिपोर्टिंग, सेक्शन ए बी सी, याद आता है, आने दो। Also comment whether XYZ Limited has complied with minimum mandatory disclosure, और बताओ कि उसने मिनिमम मैंडेटरी डिस्क्लोजर को कंप्लाई किया है कि नहीं किया है। सर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, कहाँ पे सर, कहाँ पे है सर, वापस आ जाइए, पार्ट डी में 19 में चैप्टर में आ जाइए, चलो कम ऑन। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, पीआरएसआर के बारे में बात होती है। जनरल डिस्क्लोजर दे दो, किसके बारे में, कंपनी के बारे में, कंपनी के बारे में बता दो, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, एम्प्लॉय क्या है, फिर कंपनी के ऊपर वाला नीचे वाला मतलब सब्सिडरी होल्डिंग के बारे में बता दो, बात खत्म। फिर बात आती है मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर। मैनेजमेंट प्रोसेस, तेरे नसीब में क्या है सनम, मेरे नसीब में तू है कि नहीं। वैसे मैनेजमेंट के नसीब में क्या है तो हमको पता नहीं, बट मैनेजमेंट के दिल में क्या है वो कैसे समझेगा, हमको सेक्शन बी से समझेगा। मैनेजमेंट के दिल में क्या है, क्या मतलब होता है सर, मैनेजमेंट की पॉलिसी मैनेजमेंट जो भी कर रहा है ना, तो हमको कैसे समझेगा, सेक्शन बी में समझेगा। और कंपनी कैसे चल रहा है, पप्पा कौन है, बेटा कौन है, दादा कौन है, कैसे समझेगा। इसका मतलब क्या है सर, जो तुम्हारा गवर्नेंस लीडरशिप के ऊपर कौन है, नीचे कौन है, मैनेजमेंट में टॉप पे कौन है, बोर्ड में कौन है, मैनेजमेंट में कौन है, वो सारी चीजें कैसे समझेगी, सेक्शन बी में समझेगी, ओवरसाइट वगैरह। एंड सेक्शन सी में आता है प्रिंसिपल वाइज। अब प्रिंसिपल वाइज तुमको क्या देना है सर, दो चीज आती है सर, मैंडेटरी डिस्क्लोजर एंड ऑप्शनल डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर अगर वर्ड यूज करते हो तो मैंडेटरी एंड ऑप्शनल आना चाहिए, इंडिकेटर वर्ड यूज करते हो तो इसेंशियल एंड लीडरशिप आना चाहिए सर। अब ऑप्शनल देखो, मैंडेटरी में क्या आता है, जो जो तुमने कंज्यूम किया है, तुमने क्या किया है, एनर्जी, लाइट कितना खाया तुमने बता देना चाहिए, वाटर कितना पिया तुमने, पानी कितना पिया कंपनी ने, वो तुमने आना चाहिए, वेस्ट कितना तुमने किया, वो सारी चीजें यहाँ पे आनी चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम, एनवायरमेंटल डेटा, एनर्जी, इमिशन, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर, जो जो तुमने खाया पिया है ना, मैंडेटरी में तुमको बताना पड़ेगा। एंड लीडरशिप में, ऑप्शनल में एक्स्ट्रा वाली चीजें बता दो, या लाइफ साइकिल असेसमेंट। अगर मैनेजमेंट पॉलिसी में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यहाँ पे आएगा, मैनेजमेंट पॉलिसी तो यहाँ पे आएगा, कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यहाँ पे आएगा। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एडिशनल डेटा, एनर्जी कंजम्पशन, सप्लाई चेन के ऊपर सारी एडिशनल डेटा तुमको कहाँ पे बताना है, सेक्शन सी में, ऑप्शनल में बताना है। तो एक तो जनरल में आ जाता है जो अभी हमने देखा, फिर मैनेजमेंट वाला आ जाता है जो भी हमने देखा। प्रिंसिपल वाइज में तुम्हारे दो कैटेगरी हो जाते हैं केपीआई में, एक आता है इसेंशियल या फिर लीडरशिप इंडिकेटर, या फिर मैंडेटरी एंड ऑप्शनल डिस्क्लोजर। ये जो सारी हमने चीजें बता दी। तो सर अभी हम ऊपर जाएंगे, हम देखेंगे अभी हमने क्या क्या देखा।
वर्क फोर्स, जेंडर डाइवर्सिटी एंड नंबर ऑफ सब्सिडरी, किसके बारे में बात होती है? कंपनी के बारे में बात होती है। तो कहाँ पे आएगा? सेक्शन ए में आएगा। पॉलिसीज ऑन ह्यूमन राइट, किसके बारे में? पॉलिसी के बारे में बात होती है। मैनेजमेंट के मन में क्या है? कहाँ पे आएगा? सेक्शन बी में आएगा। डिस्क्लोज किया है क्या? डेटा ऑन एनर्जी कंजम्पशन, कितना कंपनी ने खाया, कार्बन इमिशन कितना किया, एम्प्लॉय को कितने ट्रेन किया, ये कहाँ पे आएगा सर? सेक्शन सी में, मैंडेटरी में आ जाएगा। एंड डज नॉट इंक्लूड क्या? लाइफ साइकिल असेसमेंट, डिटेल ऑफ बायोडाइवर्सिटी वगैरह, ये कहाँ पे आ जाएगा? सेक्शन सी में, ऑप्शनल में आ जाएगा। तो सर कंप्लाई किया क्या? तो ऑप्शनल है, वो नहीं दिया है तो चलेगा ना भाई? ऑप्शनल नहीं दिया तो इसमें हमको क्या दिक्कत है? बाकी सारी चीजें दी है ना, दी है। तो डिस्क्लोज किया इन्फॉर्मेशन, डिस्क्लोज किया है इन्फॉर्मेशन। वर्कफोर्स ये सारे कहाँ पे आता है? सेक्शन ए में आता है। डिस्क्लोज किया पॉलिसी के बारे में, कहाँ पे आता है? सेक्शन बी में आता है। डिस्क्लोज किया डेटा एनर्जी कंजम्पशन कार्बन इमिशन, सेक्शन सी में आता है। तो ये सारे डिस्क्लोजर कर दिया है। उसके बाद में क्या बात होती है? कंप्लायंस किया है क्या उसने? तो डिस्क्लोज किया इसेंशियल इंडिकेटर, जो भी उसको कार्बन इमिशन वो सारी चीजें बता दी। जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, डिस्क्लोज नहीं किया लाइफ साइकिल असेसमेंट, बायोडाइवर्सिटी वगैरह, वो कहाँ पे आता है? लीडरशिप में आता है, जो ऑप्शनल है तुम्हारे पास में। डिस्क्लोजर ऑफ लीडरशिप इंडिकेटर इज ऑप्शनल एंड एक्सक्लूजन डज नॉट वायलेट कंप्लायंस विद द मैंडेटरी BRSR रिक्वायरमेंट, एंड उस वजह से इट कैन बी कंक्लूडेड दैट XYZ लिमिटेड appear to have complied with minimum mandatory disclosure required under BRSR। सर ये क्वेश्चन कुछ खास ऐसा है नहीं है, बस इसको अटेम्प्ट करने का तरीका थोड़ा अलग आ जाता है। तो आई होप कि आपको तरीका समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करने का है। ठीक है, ABC सेक्शन तुमने लिख दिए, उसके बाद में कंपनी ने क्या दिया है गिवन केस में, फैक्ट ऑफ द केस लिखो अच्छे से, एंड उसके बाद में कंप्लायंस में जो मैंडेटरी होता है वो दिया है, जो ऑप्शनल होता है वो नहीं दिया तो चलेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है? कंप्लायंस हो रहा है पूरा पूरा अच्छे से। ओके बॉस, ओके बॉस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि तुम्हारा जो टेंशन था वो थोड़ा कम हो गया, कि इतना कुछ खास अलग अलग चीज़ है नहीं है, बस तुमको पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, बस और कुछ नहीं है भाई। ठीक है, ये सब स्कैम होता है भाई, ये नए नए क्वेश्चन बना देते हैं और एक दो मार्क काटने के लिए उनको चांस मिल जाता है। तो एक बार इसको देख लिया, बात खत्म हो गई। अब क्या है? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।